रसायन विज्ञान 12वीं का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला अगर मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके आगे उसको देखो, उसके बाद इसको स्टार्ट करो, सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर उसको नहीं देखा है तो इसमें कुछ चीज़ें समझने में दिक्कत आ सकती है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हुए हैं, जिसमें है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, बांटेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने तरह के होते हैं और उनके नाम लिखे गए हैं। और लास्ट में हम बताएंगे कि शीशा जो हमको दिखने में एक ठोस लगता है, एक्चुअल में वो द्रव है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठोस को हमने पढ़ा था कि ठोस क्या होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से तरह के पार्टिकल होते हैं। और ध्यान दो, उसमें क्या पढ़ा था कि ठोस दो तरह के हमने पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हमको अब आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि वो एक्चुअल हमारे ठोस नहीं है। एक्चुअल जो ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस है। तो उसके जो हमारे उपस्थित अवयवी कण है, उसके अंदर अवयवी कण, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अंदर अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, तभी तो ठोस बने होते हैं कोई भी ठोस। तो किस तरह के अवयवी कण हो सकते हैं? या तो वो अणु हो सकता है, या परमाणु, या आयन। पहले लेक्चर में भी हमने इसको देखा था। तो देखो, अवयवी कण, कौन से अवयवी कण उपस्थित है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में, उसके बेस पे क्रिस्टलीय ठोस को फिर से डिवाइड किया गया है, फिर से क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है उनको। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है अणु। अणु हो सकते हैं किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में, अणु से मिलके, बहुत सारे अणु मिलके और क्रिस्टलीय ठोस को बनाते होंगे। तो जो अणु मिलके बनाते हैं उस क्रिस्टलीय ठोस का नाम है आणविक ठोस। आणविक ठोस ये क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है, आणविक ठोस। अब देखो, जिसमें परमाणु मिलके बनाते होंगे वो कौन सा ठोस है? तो परमाणु मिलके बनाते होंगे उस ठोस का नाम हमने दिया हुआ है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। और जो आयन मिलके बनाते हैं, आयन क्या होता है? एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन को दे दो तो आयन बन जाता है। तो आयन जो मिलके बनाते हैं उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और एक और तरह का ठोस हम यहाँ पे देखेंगे, 3 तरह के ठोस तो देखे, एक और तरह का ठोस देखेंगे जिसका नाम है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। तो इन सारे के बारे में हम अभी डीपली स्टडी करेंगे, अभी डीपली पढ़ेंगे इन सारे के बारे में, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इनके बारे में? तो देख लो कि ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच बल लगा होता है, 2 अणु, 2 आयन या 2 परमाणु आपस में चिपके हुए हैं तो इनके बीच बल तो लगता होगा। तो वो कौन सा बल लगता है, कितना बल लगता है, किसमें बल ज़्यादा होता है, किसमें बल कम होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। समझ में आ रही बात? इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि किसका गलनांक ज़्यादा होता है। गलनांक किसका ज़्यादा होगा? जिसके अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच या आयनों के बीच बल ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी से चिपके होंगे, ज़्यादा जोर से चिपके होंगे, उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसका गलनांक उतना ज़्यादा होगा। और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन सा हमारा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, कौन सा कठोर है, समझ में आ रही है, कौन सा मुलायम है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आणविक ठोस। आणविक ठोस वो होते हैं जिसमें अणु मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणु आपस में मिलके आणविक ठोस बनाते हैं। अणु क्या होते हैं? तो 2 परमाणु या 2-3 परमाणु आपस में ग्रुप कर लेते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और अणु बनाते हैं। अणु बनाते क्यों है इसके बारे में पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो देखो, अणु मिलके हमारे क्या बनाते हैं? आणविक ठोस बनाते हैं। अणुओं के बीच में कुछ बल लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि जो ये अणु होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। हमारे 5वें चैप्टर में हमारे दिया गया है कि अणु 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हमारा अणु का नाम है, अणु कौन सा हो सकता है? एक तो पोलर हो सकता है, ध्रुवित हो सकता है, और एक अध्रुवित अणु हो सकता है। अध्रुवित, नॉन पोलर, ये ध्रुवित अणु हो सकता है और अध्रुवित अणु हो सकता है। कैसे पहचानेंगे कि कौन ध्रुवित है, कौन अध्रुवित है? तो देखो, ध्रुवित और अध्रुवित क्या होता है? ध्रुव जानते हो ना, 2 तरह के ध्रुव होते हैं हमारे पूरे पृथ्वी का। 2 ध्रुव होता है, एक कौन सा? नॉर्थ, एक कौन सा होता है? साउथ। एक उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों पृथ्वी के अंदर ही हैं पर अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग चीज़ें हैं और एक ही साथ एक चीज़ है और उसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुवित। और अच्छे चीज़ को समझते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ध्रुवित का एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल लेते हैं। मॉलिक्यूल में 2 परमाणु होंगे, अणु में 2 परमाणु होंगे या 2 से ज़्यादा परमाणु होंगे। तो एक H है और एक Cl है। H है और Cl है। H और Cl आपस में बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि इसने H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है।
H के इलेक्ट्रॉन को इसने पकड़ा हुआ है। Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो कि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से इसके पास प्रोटॉन भी ज़्यादा होते हैं, और वो क्या करता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये तो आपस में शेयरिंग करके बनाए होते हैं, समझ में आ रही बात? इनके बीच शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, तभी तो बनते हैं, आपस में चिपकेंगे। बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन और वो इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे तो आपस में चिपके रहेंगे। अब ध्यान दो कि यहाँ पे Cl H के इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और Cl H जो है वो Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करता है, अपनी तरफ लेके पकड़ा रहता है। लेकिन होता ये है कि जो Cl है इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है, तो ये क्या करता है कि H वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा ही अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोटॉन होने की वजह से। तो H के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खिसका लेता है। अब पहले देखो, अगर नहीं खिसकाता तो दोनों का प्लस और माइनस का सेंटर बीच में रहता। प्लस और माइनस का सेंटर बीच में रहने का क्या मतलब है कि दोनों में तो ये देखो, इस पे प्लस चार्ज था, इस पे माइनस चार्ज था। Cl में माइनस चार्ज क्यों था? Cl में ऋण आवेश क्यों था Cl में? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। तो ये तो चीज़ें बेसिक हमारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। तो प्लस और माइनस अगर बीच में रहता, कब बीच में रहता? जब Cl के पास भी उतनी ताकत होती और H के पास भी उतनी ही ताकत होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचते, दोनों के पास सेम प्लस और सेम माइनस होते। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं? Cl के पास ज़्यादा ताकत है, और ज़्यादा ताकत है, H के पास तो एक ही प्रोटॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के तो रखा है पर डिस्प्लेस नहीं कर रहा, अपनी तरफ खिसका नहीं पा रहा है। लेकिन Cl क्या कर रहा है? इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका दे रहा है। अब जैसे ही खिसका दे रहा है Cl की तरफ एक इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है, थोड़ा सा खिसक जा रहा है, तो Cl की तरफ माइनस ज़्यादा हो गया, और H से बाहर निकल रहा है, H से जा रहा है, तो इस वजह से H पे क्या हो गया? प्लस। अब प्लस और माइनस, धन और ऋण अलग अलग हो गए, धन और ऋण अलग अलग हो गए। तो धन और ऋण अलग अलग हो गए, तो ये कौन सा बन गया मॉलिक्यूल? ध्रुवित हो गया। अब ध्यान दो, दूसरा अध्रुवित का एग्जाम्पल लेते, उदाहरण लेते हैं। तो अध्रुवित में एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, दोनों आपस में क्या किए हुए हैं? जुड़े हुए हैं, इनके बीच बल लगता है, आपस में जुड़े हुए हैं। इसने इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, इसने इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। अब जितने ताकत से ये एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इसके, वो भी इतने ताकत से इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझ में आ रही बात? ताकत सेम है, इस वजह से प्लस और माइनस इसके बीच में हम लेंगे। अगर ये ज़्यादा ताकतवर होता, कोई दूसरी चीज़ होती, Cl होता, तो ज़्यादा ताकतवर होता। लेकिन इसके पास भी एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को दोनों ने सेम ताकत से खींचा हुआ है। तो ये जो चीज़ हो गई, ये जो दो मिल के बने H2, ये हमारे क्या हो गए? अध्रुवित हो गए। समझ में आ रही बात? ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें कि अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित और अध्रुवित अणु किसको बोलते हैं। अब ध्यान दो, ये ध्रुवित हमारे अणु हैं, इनके ये जो आपस में जब जुड़ेंगे, ध्रुवित ध्रुवित अणु जुड़ेंगे, और जब वो ठोस आणविक ठोस बनेगा तो इनके बीच का जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रुको बता रहा हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में जानते हैं। यहाँ पे देखो, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल मतलब द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव, तो द्विध्रुव वाला बल लगेगा, द्विध्रुव। ये डायपोल फॉर्म कर रहे हैं, पोलर है तो दो पोल इसमें बन रहे हैं, दो ध्रुव बन रहे हैं, तो उसको द्विध्रुव बोलते हैं। और इनके बीच का जब बहुत सारे ऐसे HCl आपस में मिलके और ठोस बनाएंगे तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो द्विध्रुव बल लगेगा, द्विध्रुव वाला बल लगेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखो, यहाँ पे द्विध्रुव वाला बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच द्विध्रुव बन ही नहीं रहा है, द्विध्रुव बन ही नहीं रहा है, तो द्विध्रुव नहीं बन रहा है, इसलिए द्विध्रुव बल नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा इनके बीच? तो इनके बीच का जो फोर्स लगता है उसको एक साइंटिस्ट ने बताया कि फोर्स तो लगता है इसीलिए तो जुड़े होते हैं, बल तो लगता है इसलिए जुड़े होते हैं। तो इस बल को बताया, नाम दिया, किसको? वंडरवाल बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, वंडरवाल बल, इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही कम होता है, ये वंडरवाल जो बल होता है ये बहुत कम होता है, और ये भी बहुत ही कम होता है, दोनों कम होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस में दो तरह के अणु हो सकते हैं, ध्रुवित और अध्रुवित। इनके बीच जो बल लगता है, एक वाले को वंडरवाल और एक को द्विध्रुव बोलते हैं, ऐसा। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज़ की, बल के बारे में तो हमने जान लिया कि बल कम होता है, कम लगता है, सबके कंपैरिजन में कम लगता है बल। अब ध्यान दो, बल तो कम लगता है, इस वजह से इसका गलनांक क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आपस में कम जोर से पकड़ के रखे होंगे, और ज़्यादा जोर से पकड़ के रखते तो तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती। लेकिन इसकी जो बल है वो कम है इसका, इसलिए इसका गलनांक जो होगा वो भी कम होगा। और ये क्या होंगे? मुलायम होंगे, मुलायम होंगे, कठोर नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली।
कि आणविक ठोस परमाणु से मिलकर बना होता है, इसका जो बल होता है वो कम होता है, गलनांक भी कम होता है और ये मुलायम होते हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हमारा क्या आता है, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस हमारा किस चीज़ से, इसको नोट कर लेना, सहसंयोजी ठोस हमारा किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो जो सहसंयोजी ठोस होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु देखो आपस में क्या करते हैं, आपस में वो भी ग्रुपिंग करते हैं। क्यों ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि हर एक परमाणु क्या चाहता है कि उसकी कक्षा में, जो अंतिम कक्षा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। ये हम पढ़ चुके हैं। तो देख लो, एक ऐसा है जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया सहसंयोजी का कि कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए, 4 चाहिए ना, 4 इसको चाहिए 4। तो चाहिए 4 इसको, तो क्या करेगा, और भी कार्बन के साथ ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। 4 और कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो हर एक से एक एक की शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन को एक एक को शेयर कर लिया आपस में। तो अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिनो, 2 2 4, 2 6 2 8। समझ में आ रही बात। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब इसमें शेयरिंग हो गई, दोनों शेयर करते हैं आपस में, इनसे शेयरिंग हो गई तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो सहसंयोजी ठोस में भी जो बल लगता है वो बल भी बहुत ही कम होता है इनके बीच, क्योंकि सिर्फ शेयरिंग की हुई होती है। दिया तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन को, अगर दे दिया होता तो ज़्यादा जोर से चिपके होते। समझ में आ रही बात। यहाँ पे तो सिर्फ शेयरिंग की हुई है, तो यहाँ पे भी बल कम लगता है, इसलिए इसका गलनांक भी कम ही होता है, गलनांक भी कम होता है इसका। क्योंकि बल कम है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा वैन डेर वाल वाले से, आणविक ठोस से सहसंयोजी का ज़्यादा होता है। ये समझ में आ रही बात यहाँ तक, गलनांक हमारा। और ये भी मुलायम भी होते हैं और कोई कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं सहसंयोजी। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है कार्बन कार्बन जब मिल के बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक तो ग्रेफाइट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं, डायमंड। तो 2 चीज़ें हमारे इसके एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट का हम पेंसिल देखते हैं और डायमंड के हम रिंग वगैरह पहनते हैं, ऐसा। तो ये हमारे पास सहसंयोजी का उदाहरण है। तो सहसंयोजी में भी सारी चीज़ें समझ में आई। परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनाते हैं, इनके बीच का जो बल होता है वो कम होता है क्योंकि शेयरिंग वाला बल होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका गलनांक भी कम होता है क्योंकि बल बहुत कम है, और ये मुलायम और कठोर दोनों के बीच में होते हैं, ऐसा। तो ये हमारा सहसंयोजी ठोस के बारे में हो गया। अब हमारा बचा कौन सा, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में हमने 2 तरह के लिखे हैं, एक धात्विक और एक आयनिक। आयनिक में क्या होता है, आयनिक में आयन होते हैं, जैसे Na+Cl-। समझ में आ रही बात। इसने इसके 1 इलेक्ट्रॉन को, Na ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दिया हुआ है और Cl ने इसके इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है। अब जो आयन है, आयन इनके बीच आयन है, ध्यान दो। आयन किसको बोलते हैं, जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए या उसको दे दिए जाए, किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए या ले लिए जाए, तो उनके बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं आयनिक बल। आयनिक बल, इसका एक और नाम है आयनिक बल, जो हम अपने भौतिकी में पढ़ रहे हैं कि जो भी 2, इसको देखो, ये धनायन हो गया, धनायन, और ये कौन सा हो गया, ऋणायन। तो जब भी धनायन और ऋणायन के बीच में जो बल लगता है उसको स्थिर वैद्युतिकी बल बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल बोलते हैं, वैद्युतिकी बल, स्थिर वैद्युतिकी बल। किस से मिलकर बना है, आयन से मिलकर बना है, और आयन आपस में ग्रुप करके क्या बनाते हैं, आयनिक ठोस बनाते हैं, आयनिक ठोस, ये वाला ठोस। और इनके बीच का जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी बल। ये बल बहुत ही ज़्यादा होता है, आयन के बीच लगने वाला जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बल बहुत ही ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका गलनांक क्या होता है, ये भी ज़्यादा होगा, गलनांक ज़्यादा होगा, गलनांक ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे, कठोर होंगे। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो हमारा किसके बारे में हुआ, आयनिक ठोस के बारे में। एक क्या आ जाता है, आयन, धात्विक ठोस। धातु मतलब क्या होता है जानते हो, धातु जैसे लोहा हो गया, और क्या हो गया, लोहा हो गया, और धातु का नाम बताओ, तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा, चांदी, सोना, सारी चीज़ें। तो ये सारे क्या हैं, धातु हैं। अब धातु में क्या होता है हमारा कि धातु का जो परमाणु होता है, धातु का परमाणु होता है, जैसे हमने आयरन का ले लिया, ठीक है। तो इसका ये नेचर होता है, इसकी ये प्रकृति होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, अकार्बनिक रसायन में, यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। बस ये जानो, धातु इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देता है और बहुत सारे धातु
में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये अपने ही धातु का एक एटम है, एक परमाणु है Fe का, दूसरे Fe के परमाणु के साथ जुड़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। फिर Fe के परमाणु के साथ जुड़ जाता है और जुड़ के क्या बना देते हैं, धात्विक ठोस। धातु के जो परमाणु होते हैं जुड़ के धात्विक ठोस। धातु के जो आयन है अब तो आयन बन गए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये क्या बन गए, आयन बन गए और ये मिलके धात्विक ठोस हमारा बन जाते हैं। अब देखो इनके बीच जो बल लगता है वो भी ज़्यादा होता है क्योंकि आयन आयन के बीच का बल है ज़्यादा होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, धात्विक बल इसको बोलते हैं। इसका गलनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, गलनांक भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका बल इसके बीच बहुत ज़्यादा है और ये भी क्या होंगे, कठोर होंगे। ठीक, तो ये 4 चीज़ें भी सभी के बारे में देखी कि किससे मिलकर बना है। बल को क्या बोलते हैं, बल ज़्यादा होता है कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है कम होता है, कठोर होते हैं या मुलायम होते हैं। एक और चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं कि ये जो है इसमें बिजली का प्रवाह हो पाएगा कि नहीं, बिजली करंट का प्रवाह हो पाएगा कि नहीं, इसमें बिजली एक तरह से दूसरी जगह जा पाएगी कि नहीं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो पाएगी कि नहीं। तो ध्यान दो किसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, आयनिक वाले में क्या है, धनायन और ऋणायन थे ना, Na और Cl, इसका उदाहरण हमने दिया था NaCl का। तो धनायन ऋणायन थे तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। इस वाले में क्या होगा, धात्विक में भी प्रवाहित होगी क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी आयन है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये अच्छे से प्रवाह करेंगे, बहुत अच्छे, ये बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, इसको बोल सकते हैं कि विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है। लेकिन ये सहसंयोजी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और क्या आणविक वाले में तो और नहीं है, तो ये भी सुचालक नहीं है। तो इस तरह से 5 इसकी सभी की विशेषता जान ली, ये बहुत ही ज़्यादा है इनके बारे में 5 विशेषताएं जानना। इसी में से लिख देना जो भी इसकी गुण के बारे में पूछेगा एग्जाम में। तो और रही बात लास्ट हम पढ़ने वाले इसमें, शीशा एक द्रव है। अभी तक हम क्या देखते हैं कि शीशा हमको ग्लास लगता है, लेकिन शीशा एक द्रव है। क्यों, क्योंकि देखो उसका उदाहरण हम क्या देंगे, स्कूल में तो हमारे एग्जाम में पूछेगा कि शीशा क्यों द्रव है। तो शीशा द्रव होने का एक ही उदाहरण हम दे देंगे कि जब भी हम देखते हैं कि खिड़कियों में अगर सालों से जो शीशा लगा होता है, सालों से खिड़कियों में जो शीशा लगा होता है, हम देखते हैं ये पहले जिस टाइम पे लगाया था हमने, उस टाइम पे तो ऊपर या नीचे दोनों की मोटाई क्या थी, सेम थी, दोनों की जो थिकनेस थी एक ही जैसी थी। लेकिन हम कुछ दिन बाद देखते हैं, सालों बाद देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाला पतला हो गया है और नीचे वाला मोटा। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका हम लिख के उनको बता देंगे आंसर में कि जब भी सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो क्या होता है कि जो ये इसके शीशा के जो अणु होते हैं वो उनके बीच का जो बल है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं पिघल के। और ये जो हो जाता है निचला हिस्सा जो हो जाता है वो मोटा हो जाता है और ऊपर वाला पतला, जिससे हमको पता चलता है कि शीशा एक्चुअल में क्या है, हमारा शीशा एक द्रव है। तो यहाँ तक देखो सारे टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में कवर किए। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि एकल क्या होता है, समझ में आ रही बात, एकल क्रिस्टल क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।